हेलो एवरीवन, माय नेम इज बंथन पटेल और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आगे बढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 21 पे पहुंच गए हैं। लेक्चर नंबर 20 तक हमने हाफ सेल के बारे में और फुल सेल के बारे में नॉन्स्ट इक्वेशन के थ्रू कुछ केसेस को पढ़ लिया। अब जो रिमेनिंग केसेस है वो यहाँ पे खत्म करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन की ओर जाएंगे। चालू करते हैं केस नंबर 3। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे 2-3 केस खत्म कर दिए हैं। हमारे हाफ सेल के लिए 3 केस खत्म कर दिए हमने। फुल के हमारे पास जो फुल सेल था उसके लिए हमने 2 केस खत्म कर दिए। तीसरा केस, पांच केस के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 20 के अंदर आपके साथ डिस्कस कर लिया। क्लियर? चलिए, केस नंबर 3 कैसा हो सकता है वो आपको यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। जैसे कि रिप्रेजेंटेशन दिया गया है यहाँ पे माइनस की साइन। सबसे पहले केस नंबर 3 है क्या वो जान लीजिए। केस नंबर 3 क्या था? कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया होता है वो कैसा होता है? KEQ। समझ लीजिए पहले तो KEQ के लिए जो भी रिप्रेजेंटेशन, तो चाहे कोई भी हो, लेकिन KEQ के बारे में पहले जान लीजिए। देखिए, हमने एक सेल पढ़ लिया, डैनियल सेल। क्लियर ना? एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़ लिया। वहां पे मैंने एक चीज आपको बताई थी कि पहले सेल चालू हुआ, फिर सेल 4-5 मिनट बाद बंद हो गया, फिर हम सॉल्ट ब्रीथ डाला, फिर वो कंटिन्यूस वापस चालू हो गया। क्लियर ना? तो क्या वो पूरा सेल लगातार चलता ही जाएगा? नहीं, उसका जो लाइफ पीरियड होगा वहां तक वो सेल चलेगा, लेकिन उसके बाद वो सेल क्या हो जाएगा? बंद। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब वोल्टमीटर अपना जो रीडिंग है वो दिखाना बंद करेगा, यानी कि जीरो पे लगेगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? उसका जो वोल्टमीटर का रीडिंग है वो जीरो, मतलब कि वहां पे सेल क्या हो जाएगा? स्टॉप। और वो जब सेल स्टॉप होगा वो कंडीशन कौन सी कही जाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन कही जाएगी? याद रखिएगा, कौन सी कंडीशन होगी वो? इक्विलिब्रियम कंडीशन। खास ध्यान रखना, भूलना मत। इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी जिस कंडीशन पे हम किसको कैलकुलेट करने वाले? KEQ को। यानी कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है या क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का दिया हो, पर आपको बताया जाए कि भाई KEQ के बारे में कोई क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया जाए तो आपको नॉन्स्ट इक्वेशन के अंदर किस तरीके से सॉल्व आउट करना है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। क्लियर? तो हमने सबसे पहले बात ये की कि भाई हम ई सेल को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम ई सेल को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर ना? कैलकुलेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं, पर नॉन स्टैंडर्ड के लिए, यानी कि ई सेल को कैलकुलेट कर रहे हैं। पर KEQ के कैलकुलेशन के वक्त तो ई सेल की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? जीरो। ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। क्यों? अभी मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करते वक्त कंडीशन तो इक्विलिब्रियम होती है, मतलब सेल तो बंद हो चुका होता है, सेल की ताकत होती ही नहीं है, कैपेसिटी खत्म, यानी कि सेल का वोल्टेज जीरो, यानी कि ई सेल तो वोल्टेज ही कहा जाता है, एक प्रकार का पोटेंशियल, वो क्या हो गया? जीरो। क्लियर? दूसरी एक बात जो यहाँ पे बताई जाएगी, इसको मैंने रेड पेंसिल से दिखाया क्योंकि याद रहे, इस बात को भूलना नहीं है आप लोगों को। क्लियर? दूसरी एक बात, यहाँ पे जो आप Q यानी कि रिडक्शन कोएफिशिएंट जो हमारा था, रिडक्शन कांस्टेंट सॉरी जो था, उसके इक्वल आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? KEQ, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन ढूंढने वाले हो। क्या करने वाले हो? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आप क्या ढूंढने वाले हो? KEQ। इस बात को खास याद रखिएगा, मिस्टेक ना हो। रेडी? समझ में आई बात? और जिस तरीके से डेटा केस नंबर 2 में या 1 में दिया था, उस तरीके से डेटा केस नंबर 3 में भी दिया जाएगा। और उसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे? तो हमारे पास नॉन्स्ट इक्वेशन है, आप लोग जानते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log बेस 10 क्यूब। अब यहाँ पे क्या चेंजेस करना है? क्लियर? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये जो है हमारा नॉन्स्ट इक्वेशन है। क्लियर ना? ये नॉन्स्ट इक्वेशन है, वो नॉन्स्ट इक्वेशन आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, जो हम हर एक केस के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हम नॉन स्टैंडर्ड का डेटा पढ़ रहे हैं। नॉन स्टैंडर्ड का रिडक्शन पोटेंशियल ढूंढने की जो मेथड्स है वो मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, जो केसेस है वो केसेस पढ़ रहे हैं। रेडी? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, किसकी कैलकुलेशन कर रहे हो आप लोग? जब भी कभी आप ई सेल को कैलकुलेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन, तब आपको 3 चीज उसका पता होना चाहिए। एक ई नॉट सेल के बारे में पता होना चाहिए, एक एन के बारे में पता होना चाहिए, और एक क्यू के बारे में पता होना चाहिए।
ये 3 चीज के बारे में अगर आप जानते हो तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर पाते हो, क्लियर ना। लेकिन यहाँ पे तो ई सेल कैलकुलेट ही नहीं करना है, यहाँ पे तो ई सेल 0 है हमें, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमें Q की जगह पे जब KEQ रखेंगे तब उसको सब्जेक्ट बना के उसको कैलकुलेट करना है, तो हम उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, क्लियर। और वो फॉर्मूला आपको एम्स में जेडब्ल्यू में बहुत काम में आएगा, याद रखिएगा, क्लियर। चलिए यहाँ पे जो वैल्यू है सबसे पहले वो वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। ई सेल की वैल्यू तो 0 है, ई नॉट सेल वॉटेवर जो भी होगा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा, कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको सिखाया हुआ है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइड बाय 2 log with base 10 Q की जगह पे क्या आ जाएगा KEQ, क्योंकि इसको तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है ना, क्लियर। इस बात का खास ख्याल रखना, यहाँ पे क्या आ जाएगा KEQ। चलिए ये तो 0 है, ये ई सेल को इस तरफ ले लेते हैं, यानी माइनस ऑफ ई नॉट सेल हो जाएगा, और माइनस माइनस सामने क्या हो जाएगा कट, मैथमेटिकल टर्म है, खास ध्यान रखिएगा। सो ई नॉट सेल आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस को यहाँ भेज दिया, 0.059 डिवाइड बाय n विथ log 10 KEQ। चलिए EQ को सब्जेक्ट बनाना है। मैंने यहाँ पे एक और चीज भी अगले लेक्चर के अंदर लिखी थी कि यहाँ पे 3 चीज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एक और चीज आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, वो क्या, एंटीलॉग। मैंने आपको सिखा दिया है पहले से इस तरीके से एंटीलॉग कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। तो एक एंटीलॉग जो है वो उसका डेटा अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट पे देते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं दिया है तो आपको टेबल देंगे, उस टेबल में से आपको उसको ढूंढना रहेगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले यहाँ पे इसको जाने देते हैं, इसको डिवाइड में जाने देते हैं, यानी कि ई नॉट सेल इंटू n वॉल्ट डिवाइड बाई 0.059 इज इक्वल टू log with base 10 KEQ, यानी कि एक फॉर्मूला हमने इसका डिराइव कर दिया। आप इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए यहाँ में हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया किसका, KEQ का। इस फॉर्मूला को खास याद रखिएगा जब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ नॉन स्टिक इक्वेशन इन द कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, क्लियर ना। और ये जो हम बातें कर रहे हो किसके लिए है, 298 केल्विन, क्लियर। ये खास, ये तो मैंने आपको बताया हुआ ये पहले, क्लियर। ई नॉट सेल इनटू L 0.059 इज इक्वल टू log 10 विद बेस 10 KEQ। अब दूसरी तरीका तो इजी है, log को यहाँ भेज दो, यानी एंटीलॉग हो जाएगा। एंटीलॉग ऑफ दिस, इसको कैलकुलेट कर दिया, इसका डेटा क्वेश्चन में होगा। n किस तरह से ढूंढना है मैंने आपको बताया हुआ है, आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा डेटा के ऊपर से, ये वैल्यू हमारे पास है, नॉर्मली कैलकुलेशन है, और जो आंसर आता है उसका लॉग को यहाँ भेजो तो क्या हो जाएगा एंटीलॉग, यानी एंटीलॉग ऑफ दिस पोर्शन, तो आपको क्या मिल जाएगा KEQ। क्या मिल जाएगा KEQ। इस बात का खास आपको ख्याल रखना है, मिस्टेक ना हो, क्लियर। ये जो है वो फॉर्मूला आप जितना अगर पॉसिबल हो तो मगअप कर लीजिए, क्योंकि हमें इतना सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब KEQ की बात हो तब हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी आप लोग यहाँ पे रख सकते हो, क्लियर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर इस बात को ध्यान रखिएगा खास। चलिए केस नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है, केस नंबर 4 की ओर जाते हैं। अब हमारे जो रेगुलर केस है वहां पे जाते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4 जो हमारा है वो है कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सेल। लेक्चर नंबर 19 में मैंने सब कुछ समझा दिया, वो होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सेल, रेडी। कॉन्सेंट्रेशन सेल केस नंबर 4 के अंदर जिसको हमें डिस्कस करना है उसकी हम बात करते हैं, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल होता क्या है पहले आप वो समझ लीजिए, मैंने आपको बता दिया है पहले भी। कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। मैं वापिस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर एनोड और कैथोड दोनों सेम होते हैं। दूसरी बात, एनोडिक सॉल्यूशन कैथोडिक सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्लियर ना। एनोडिक सॉल्यूशन एंड कैथोडिक सॉल्यूशन बोथ आल्सो सेम। एंड थर्ड वन, हमने जो भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ली हुई है एनोड के अंदर, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन C1 है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C2 है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होती है, डिफरेंट। कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर यही एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या, ये जो होता है क्या होता है, डिफरेंस, क्लियर। यानी इसका चार्ज भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम है,
क्लियर। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में आपको लिख के देता हूँ, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा। जैसे कि आपको रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, एक आयन है, सॉरी मेटल है, M में से वो M+X बन रहा है, सॉल्ट ब्रिज M+X से वापिस M बन रहा है, ये सॉलिड कंडीशन वाला है, ये भी सॉलिड कंडीशन वाला है। पर एक चीज अलग है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C2 है, एंड बोथ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड के लिए, यानी 1 मोलर कंडीशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर ना, 1 मोलर कंडीशन होनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ नॉट इक्वल टू 1 मोलर। बट C1 एंड C2 बोथ आर डिफरेंट, C1 एंड C2 बोथ आर डिफरेंट। क्लियर, ध्यान रखिएगा खास। यहाँ पे देखिए एनोड भी M है, कैथोड भी M है, सॉल्यूशन के अंदर जो आयन M+ है वहां पे भी M+ आयन है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो भी इनका सेम है, यानी कि एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन जो हो रहा है वो सब कुछ क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ध्यान रखिएगा क्या किस तरीके से बनेगा वो बराबर। हम इसके लिए अगर नॉर्थ इक्वेशन सबसे पहले लिख देते हैं, हम इसके लिए नॉर्थ इक्वेशन लिखे तो इक्वेशन किस तरीके से बन सकता है, E cell इज इक्वल टू E0 cell minus 0.059 डिवाइड बाय n इंटू log base 10 क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा था कि आप नॉर्थ इक्वेशन का कोई भी सम गिन रहे हो, आपको 3 चीजों की जरूरत होनी चाहिए। एक आपके पास होना चाहिए E0 सेल, एक आपके पास होना चाहिए n, और एक आपके पास होना चाहिए Q। ये एक होना चाहिए, एक आपके पास n होना चाहिए, एक आपके पास Q होना चाहिए। क्लियर, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, मिस्टेक ना हो। चलिए बराबर। तो E0 सेल सबसे पहले ढूंढ लेते हैं, और E0 सेल ढूंढने के लिए आपके पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और पोटेंशियल की वैल्यू पता होनी चाहिए, रिडक्शन ऑफ कैथोड, रिडक्शन ऑफ एनोड। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए E0 ऑफ रिडक्शन माइनस E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, उनका जो डिफरेंस है वो क्या आता है, 0। क्यों, दिमाग दौड़ाइए थोड़ा। इनर रिडक्शन ऑफ कैथोड M+X to M, चाहे वो जितना भी हो, चलिए 1 करोड़ है, ये भी कितना होगा सामने 1 करोड़ ही होगा ना, क्योंकि वो भी M+ से X ही है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है। सॉरी माफ कीजिए, जो आयोनिक सॉल्यूशन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वो तो सेम ही रहने वाली, क्योंकि जो आयन यहाँ से यहाँ लिबरेट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, वही आयन यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी कि मैं M+ से X लिखता हूँ, वही क्या होगा, उसका दूसरा आयन भी वही होगा, सेम होगा। यानी कि यहाँ पे E0 सेल वो क्या हो जाएगा, चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ, E0 सेल, E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड, E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। चलिए रिडक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड की साइड जो है क्या है, M+X to M माइनस E0, एनोड की साइड भी क्या है, M+X to N। देखिए दोनों सेम है, सेम है तो क्या हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा। यानी कि इस बात को आप अच्छी तरीके से मगर भी कर लो, याद ही रख लो कि भाई कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। MCQ के लिए भी याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल क्या होता है, 0। पहला कैलकुलेट हो गया। n के लिए इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, हालांकि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, फिर भी हम इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ पे n के लिए हमें एनोड कैथोड के इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। चलिए मैं एनोड का इक्वेशन लिखता हूँ। एनोड लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको दिख रहा है, M सॉलिड में से एक इलेक्ट्रॉन लूज होके, माफ कीजिए X इलेक्ट्रॉन लूज होके M+X आयन बन रहा है, और सेम कैथोड के ऊपर जो प्रोसेस हो रही है, एनोड जो कि नेगेटिव है, कैथोड जो कि पॉजिटिव है, वहां पे ये जो है M+X इलेक्ट्रॉन, उसने X इलेक्ट्रॉन गेन करके M सॉलिड के अंदर कन्वर्टेशन पा लिया है। क्लियर। चलिए रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि ये तो सामने सामने कट हो चुका है, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। M ऑफ सॉलिड प्लस M+X गिव्स M+X M ऑफ सॉलिड। ये तो दोनों एक है, उसका तो आपको पता ही है, एक्टिविटी 1 होता है, इसका एक्टिविटी भी आपको पता है 1 होता है, मतलब ये दोनों तो यहाँ पे सामने सामने अपने आप कट हो जा रहा है। पर यहाँ पे देखिए इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग है, यानी ये कट नहीं हो सकते। देखिए ये
इस तरफ वाला है कैथोड, कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है C2, क्या है इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है। रेडी, यानी आपको यहाँ पे N और Q दोनों मिल गए। N की वैल्यू क्या मिल गई X और Q की वैल्यू क्या मिल गई, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रोडक्ट कितना है C1/C2, दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई इक्वेशन के अंदर ही। रेडी, तो इस बात को खास ध्यान रखिएगा, N और Q दोनों हमें यहाँ पे मिल गए, तो उसकी वैल्यू सिर्फ हमें अब हमारे नॉन इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। चलिए पुट कर देते हैं। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, E नॉट सेल की वैल्यू तो क्या आई है 0, E नॉट सेल की वैल्यू तो क्या आई है 0 माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइड बाई x, जो भी उसका आयन है, जो भी उसका चार्ज है, वो log विथ बेस 10 C1/C2 मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। पहले चलिए आयोनिक फॉर्म में लिखना हो तो लिख देते हैं। आयोनिक फॉर्म कौन सा था हमारा, जो इस तरफ वाला आयन यानी कैथोड के साइड C1 माफ कीजिए, C1 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है M+X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+ जो कि कैथोड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+ जो कि एनोड है। यानी कि हम अपना जो इक्वेशन है वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। याद रखिएगा वो इक्वेशन भूलना नहीं है आपको। ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन सेल, उसके लिए हम वैल्यू लिख सकते हैं -0.059 वोल्ट डिवाइड बाई x log विथ बेस 10 C1/C2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया। किसके लिए, ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है, किसके लिए हमने वो डिराइव किया है, हमारे केस नंबर 4 के लिए, जो कि एक प्रकार का कॉन्सेंट्रेशन सेल है। याद रखिएगा, भूलना मत। क्लियर, देखिए यहाँ पे हमने 4 केस खत्म कर दिए। अब आखिरी जो केस है वो थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा मीन्स उसको आप जेडब्ल्यू के अंदर सबसे ज्यादा यूज करें, क्योंकि एम्स के अंदर और जेडब्ल्यू एडवांस के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये केस बहुत काम का है, क्योंकि उसमें से वो सम ज्यादातर पूछे जाते हैं और थोड़ा ट्विस्टेड केस भी है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। खास केस नंबर 5 की ओर जाते हैं। केस नंबर 5, केस नंबर 5 जो है उसको भी मैंने नाम दिया हुआ था कॉन्सेंट्रेशन सेल विथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या नाम दिया था मैंने, कॉन्सेंट्रेशन सेल। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन सेल विथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लियर ना। कॉन्सेंट्रेशन सेल विथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात चल रही है। यानी कि हमारे कॉन्सेंट्रेशन सेल की एक कंडीशन क्या थी, कंडीशंस क्या थी, एनोड कैथोड सेम, सॉल्यूशन सेम, बट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट। अब याद कीजिए लास्ट लेक्चर, जब भी कभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात आती है तब कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ एक और चीज मेजर की जाती है। वो क्या था, प्रेशर था ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो दोनों के लिए मैंने अलग अलग लिया था। एक के लिए P1 था, एक के लिए P2 था, तो तभी जाके वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में तब्दील हुए थे। तो उसको मैं एक रिप्रेजेंट करके आपको पहले दिखा देता हूं, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया वैसे उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन सेल है और उसके अंदर जब मैंने इलेक्ट्रोड जो है वो कौन से लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए है, तब क्या केस बनने वाला है। क्लियर, सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ जैसे हम यहाँ पे मेटल दिखाते हैं सेम एज इट इज पोजीशन दिखाने, लेकिन हाइड्रोजन के लिए हम पहले प्लेटिनम लिखते हैं, प्लेटिनम H2/H+, सॉल्ट ब्रिज H+/H2 प्लेटिनम। क्लियर ना, ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको पहले बता दिया था। क्लियर, और आपको बता भी है इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे दिख रहा है H2 में से H+ से वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, H+ से H2 है वो रिड्यूस हो रहा है। क्लियर, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन थी, मैंने आपको बताया था H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है। नॉन स्टैंडर्डाइज करने के लिए H2 की जो प्रेशर है उसको मैंने P1 atm लिया हुआ है, और इसकी जो कंडीशन है उसको मैंने P2 एटमॉस्फेरिक लिया हुआ है। क्लियर, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। क्लियर, मिस्टेक ना हो, मैंने अलग अलग कर दिया है सबको, स्टैंडर्डाइज से नॉन स्टैंडर्डाइज कंडीशन के अंदर ला दिया है, प्रेशर की बात भी मैंने अलग अलग कर दी है। रेडी,
यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो डेटा सेम एज इट इज केस 1, केस 2, केस 4 के अंदर दिया है, उस तरीके से उसका डेटा दिया गया है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेल होने के कारण मैं अब दूसरी बार लिखूंगा नहीं। कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ई सेल की वैल्यू 0 होती है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दी, क्योंकि वहां पे भी वही बनने वाला है। जैसे यहाँ पे m से m, माफ कीजिए, m प्लस x टू n था, वैसे ही x प्लस टू h2 ही बनने वाला है। यानी कि वहां पे भी ई सेल की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो आप इस बात को मगअप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, क्योंकि ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड की वैल्यू क्या बनने वाली है, 0, क्योंकि वो अपने आप क्या है, 0 हो जाने वाला है, क्योंकि सेम है वो। दूसरा, नॉन इक्वेशन के अंदर मुझे n की जरूरत पड़ने वाली है, उसके लिए मुझे उसके इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे इक्वेशन पे खास ध्यान दीजिएगा, जो इक्वेशन बने हैं उसके ऊपर। क्लियर? मैं यहाँ पे एनोड कैथोड के इक्वेशन को मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर से मुझे दूसरा कुछ डेटा भी मिलने वाला है। एनोड एंड कैथोड, उसका जो इक्वेशन फॉर्म है वो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले लिख देता हूँ। एनोड का जो है, एनोड देखिए, एनोड में क्या बन रहा है, आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे H2 में से H प्लस बन रहा है, H2 में से क्या बन रहा है, H प्लस बन रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। बैलेंस कर देता हूं मैं इसको, 1/2 से मल्टीपल कर देता हूं। आप इसको 2 भी कर सकते हो, यहाँ 2 कर सकते हो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर? सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किसमें तब्दील हो गया, H2 के अंदर, उसको भी मैं बैलेंस कर देता हूँ। रेडी? यहाँ पे ये कौन सा स्टेट है, गैसियस स्टेट है, इसलिए एक्टिविटी 1 होगी नहीं, पर उनको किसमें ध्यान दिया जाएगा, प्रेशर। मैंने अलग अलग लिख दिया है, प्रेशर P1, प्रेशर P2। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, गैसियस के लिए हमें ध्यान देना है प्रेशर के ऊपर। चलिए, इसका रिडॉक्स फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ। रिडॉक्स फॉर्म जो है वो क्या है, 1/2 H2 gives H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो यहाँ पे कट हो जा रहा है, मतलब क्या बनेगा, 1/2 H2 गैसियस प्लस H प्लस gives H प्लस प्लस 1/2 H2। आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे ये भी सामने कट ही तो हो जा रहा है, पर ये कट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग है, और इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या है, अलग है। रेडी? देखिए, यहाँ पे जो 1/2 H2 है वो कहाँ से आया है, एनोड से आया है। एनोड के लिए क्या था, इसका जो प्रेशर है वो कितना है, P1 एटमॉस्फेरिक है। इसका कितना है, P2 एटमॉस्फेरिक, कितना है, P2 एटमॉस्फेरिक है। और ये H प्लस आया है कैथोड से, तो कैथोड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, C2 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C1 है। बराबर? तो यहाँ पे मैंने ये चीज आपको बता दी कि वहां पे C1 C2 क्या है, P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका है, P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, किसका है, और इससे हमें n की वैल्यू तो सीधी मिल गई, 1, n इज इक्वल टू 1 हमें सीधा यहाँ पे मिल जा रहा है। क्लियर? Q की जो वैल्यू है वो Q की वैल्यू यहाँ पे मैं नहीं, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। इससे पहले आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इस बात को यहाँ पे इस तरफ में रफ करना पड़ेगा। लास्ट पोर्शन को मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। चलिए आगे बढ़ते। n इज इक्वल टू 1 वहां पे वैल्यू मिल गई हमें। हमारे पास अब देखिए तीन चीजें कैलकुलेट करनी होती है नॉन इक्वेशन में। नॉन इक्वेशन लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो मैं नॉन इक्वेशन केस नंबर 5 के लिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log विथ बेस 10 क्यूब। क्लियर? अब इस इक्वेशन के अंदर हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, जहां पे हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू तो 0 है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है। मैंने अगले आपको केस के अंदर बता दिया कि कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ई नॉट सेल की वैल्यू तो 0 होती है। n की वैल्यू हमें 1 मिल गई, q की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेनी है। चलो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। q इज इक्वल टू, एक्चुअल में हमारे पास प्रोसेस क्या थी, रिएक्टेंट, माफ कीजिए, प्रोडक्ट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर ना? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट साइड पे कौन कौन है देख लीजिए। प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखिएगा खास मिस्टेक ना हो, और H2 की कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू स्टोकियोमेट्रिक रूल, अगर कुछ आगे है तो वो पावर में चला जाएगा, तो मैंने उसको पावर में मेंशन कर दिया। डिवाइड बाय प्रोडक्ट साइड तो हमने लिख दिया, अब लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब आरएचएस साइड लिख देते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है देख लीजिए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है देख लीजिए। प्रोडक्ट साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड
H प्लस और सेम H2 स्टोकियोमेट्रिक रूल से 1/2। चलिए क्लियर, समझ में आई बात। अब इसको उसके एक्चुअल फॉर्म में जो उसकी वैल्यू दी हुई है वहां पे मेंशन कर देते हैं। चलिए H प्लस जो कि उस तरफ वाला था, यानी वहां पे क्या थी, कॉन्सेंट्रेशन C1 था और साथ में क्या था, मल्टीप्लाई बाय साथ में H2 राइट हैंड साइड वाला था, मतलब वहां पे क्या था, P2 था। क्लियर, और P2 के बाद पावर क्या था, 1। कॉन्सेंट्रेशन उसको ब्रैकेट से दिखा देते हैं, थोड़ा इजी रहे हमारे लिए भी। चलिए रेडी। सेम नीचे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 थी और यहाँ पे P1 था जिसका पावर 1/2 है। रेडी। चलिए हमें Q मिल गया ना, वो Q की वैल्यू हमें हमारे नॉर्म्स इक्वेशन में पुट करनी है, N की पुट करनी है और E सेल की पुट करनी है। तो यहाँ पे कुछ नई ही चीज बन के बाहर आएगी जो आपने देखी नहीं है, लेकिन वो काम में बहुत आने वाली है। क्या याद रखेगा खास, क्लियर, क्योंकि बहुत सारे केसेस को इसके साथ जोड़ा गया है। पहले पुट करते हैं इसकी E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। E नॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइड बाय N की वैल्यू 1 लॉग विथ बेस 10। Q की वैल्यू मैं यहाँ पे बड़े से ब्रैकेट में इस पूरे को मेंशन कर दे रहा हूं, C1 बाय C2 अलग कर देता हूं तो आपको पता भी चले, C1 C2 वाले को साथ में लिख देता हूं, C1 बाय C2 इंटू P1। चलिए पूरे का ही 1/2 पावर कर देता ना, एक स्टेप यहीं से कर देता हूं, मैथमेटिकल स्टेप ध्यान रखिएगा खास। क्लियर, P1 P2 बाय P1 है ना, तो P2 बाय P1 साथ में ही लिख देता हूं पूरा में, P2 बाय P1, क्योंकि उसका 1/2 पावर लिखना है ना हमें। रेडी। चलिए पूरे को मैंने दिखा दिया है, याद रखिएगा मिस्टेक ना हो खास, बराबर। सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब जहां पे जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कर देते हैं। E सेल इज इक्वल टू माइनस, ये तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 0.059, 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, इनटू यानी मल्टीप्लाई log 10। अब देखिए यहाँ पे दो चीज हो सकती है। अब जहां जहां पे मैं ब्रैकेट कर रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, और मैथमेटिकल स्टेप है, मैथ्स वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी, बायो वाले ध्यान दीजिएगा खास। क्या मैथमेटिकल स्टेप थोड़े है, ब्रैकेट कहां बना रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, बराबर। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहली चीज मैं कर रहा हूं, इस लॉग को, ये टर्म और ये टर्म दोनों को अलग अलग दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं, लॉग को मैं इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूं। लॉग का रूल है, इफ log AB देन कन्वर्ट इनटू log A प्लस log B, देन यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, log 10, यानी मैं यहाँ पे अब ब्रैकेट बना रहा हूं, मैंने log अलग दिया, बराबर, ये log मैंने अलग दिया, ये बात अलग हो गई है। log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2, अब मैं उसको ब्रैकेट में ही दिखा रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा, क्लियर, प्लस log 10 P2 बाय P1 रेस टू 1/2। चलिए समझ में आई बात, क्या किया मैंने, ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट कहां बनाया, पहले मैंने इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को पहले मैंने log दिया, 1 2, यानी ये प्लस में कन्वर्ट हो गए। क्लियर। अब देखिए, अब ये log को मैं इसके साथ अलग अलग कर देता हूं, और यह दोनों इन शॉर्ट, अब पहले मैंने पूरे टर्म के साथ log का रूल अपनाया, अब इंडिविजुअल टर्म के साथ log का रूल करवाता हूं, यानी माइनस ऑफ 0.059 एज इट इज, उसको मैं ब्रैकेट से लिख देता हूं आपको पता चले। अब यहां पे ध्यान रखिएगा खास, मिस्टेक ना हो, बराबर, बड़ा ब्रैकेट दिखा रहा हूं। क्या किया मैंने, log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1, देखिए डिवाइड है तो रूल क्या कहता है, log A by B इज इक्वल टू log A माइनस log B, सो log C1 माइनस log C2। चलिए पहला समझ में आ गया, पहला मैंने क्या कर दिया, ये चीज समझ में आ गई, यानी मैंने फर्स्ट टर्म, चलो मैं अलग पेन से दिखा देता हूं, फर्स्ट टर्म जो है ये मेरा मेन ब्रैकेट है, क्लियर, ये जो है वो हमारा मेन ब्रैकेट है, उसको मैं अलग दिखा देता हूं, बराबर। अब ये जो है हमारा इंडिविजुअल ब्रैकेट है, ये लॉग का, क्लियर, यानी पहले टर्म को मैंने यहां पे कैलकुलेट किया है, ध्यान देना खास मैथमेटिकल स्टेप के अंदर, प्लस
अब यहाँ पे देखिए लॉग, अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ है और उसका पावर है, अगर मेरे पास कुछ है और यहाँ पे क्या है, पावर है, तो क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस पावर 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 प्लस को भी मैं प्लस 1/2, यानी दूसरा टर्म यहाँ पे सॉल्व हुआ 1/2 log 10 P2/P1। रेडी, इसको फिर अलग नहीं करते, वहां पे एक ही रूल अप्लाई करते, और हमारा यहाँ पे जो मेन ब्रैकेट है वो मेन ब्रैकेट मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। चलिए क्लियर, समझ में आगे बात। खास ध्यान रखिएगा क्या किया है हमने, log 10 C1 माइनस log 10 C2, दूसरा ब्रैकेट 1/2 log 10 P2/P1, यानी कि पहले मैंने इस log को इन दोनों को दिया, अलग अलग हो गया, और जब अलग अलग इंडिविजुअल टर्म आए यानी log टर्म, इसको फिर देखिए इन दोनों को ये बनाया, इसका ये दोनों और इसका ये, बराबर, यानी अलग अलग मैंने बाइफरकेट कर दिया है। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट हमारा मेन ये है, इसके फर्दर 2 टर्म ये है, इसके फर्दर टर्म ये, बराबर, मिस्टेक ना हो, खास ध्यान रखिएगा। अब क्या कर रहा हूं, खास देखिएगा, इस माइनस की साइन को मैं अंदर भेज रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इस माइनस की साइन को मैं अंदर भेज रहा हूं, मतलब ये पूरा ब्रैकेट है, उसके अंदर 2 छोटे छोटे ब्रैकेट, मतलब कि ये माइनस वो दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीपल होंगे कि नहीं होंगे ना। तो पहले इस माइनस को मैं उन दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीपल होता हुआ दिखाता हूं, भले एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है फिर भी मैं दिखा दे रहा हूं। इज इक्वल टू 0.059, माइनस को मैं अंदर दिखा दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा रेड पेन से। वो ब्रैकेट हमारा जो है ये मेन ब्रैकेट है, क्लियर, मेन ब्रैकेट है, मतलब कि मैंने इस माइनस को अंदर की साइड मल्टीपल किया है, माइनस ऑफ, चलिए इस पूरे ब्रैकेट के साथ मैं मल्टीपल करूंगा माइनस को, क्लियर, माइनस ऑफ log 10, एक स्टेप भले एक्स्ट्रा होता है फिर भी मैं आपको वापस लिख देता हूं, log 10 C1 माइनस log 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2, बराबर। चलिए पहले टर्म के साथ मैंने माइनस को मल्टीपल कर दिया, ये पूरे ब्रैकेट के साथ माइनस मल्टीपल हुआ, यहाँ पे प्लस है तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो मैं दूसरी बार माइनस से मल्टीपल कर रहा हूं, अब माइनस माइनस हमारा जो दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म कौन सा है, ये रहा 1/2 log 10 P2/P1, बराबर। हमारा जो मेन ब्रैकेट है उसको खत्म कर देते हैं, क्लियर। और मेन ब्रैकेट खत्म करने से पहले इस P1/P2 की वैल्यू को मैं थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाए, log ऑफ P2/P1, रेडी। उसका खुद का जो इंडिविजुअल ब्रैकेट है वो तो है ही। चलिए क्या किया, मैं फिर से एक बार आपको दिखा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले इस log को मैंने इन दोनों को दे दिया, उसके बाद इन दोनों को अलग अलग देने के बाद इसका ये टर्म निकला, इसका ये टर्म निकला, इस माइनस को पहले इस टर्म के साथ मल्टीपल किया, फिर इस माइनस को मैंने इस टर्म के साथ मल्टीपल किया। चलो समझ में आ गया स्टेप, रेडी। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज करते हैं 0.059, ध्यान रखिएगा, खास ध्यान रखिएगा, मैं इस माइनस को इस पूरे ब्रैकेट के साथ अब अंदर मल्टीपल कर रहा हूं, मतलब कि ये जो माइनस है वो यहां और यहां दोनों साइड मल्टीपल होने जा रहा है, बराबर, याद रखिएगा, रेडी। तो रेड पेन से ही दिखाता हूं, जो बड़ा ब्रैकेट है वो तो अलग ही रहे पहले से। देखिए माइनस log 10 C1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्यों, आपको एक ही स्टेप में समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। माइनस तो इसका था ही, मैंने इस माइनस को पहले इसके साथ लिखा, फिर इस माइनस को इसके साथ लिखता हूं, माइनस log 10 C2, माइनस log 10 C2। मैथ्स वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी, बायोलॉजी वाले खास ध्यान देना, रेडी। चलिए समझ में आई बात, क्लियर। दोनों को मैंने log अलग अलग दे दिया, आगे बढ़ते हैं। इस माइनस को तो सिर्फ क्या करना है, माइनस 1/2 log base 10 P2/P1,
क्लियर। उसके तो सिर्फ क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, रेडी, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करना है। चलिए हो गया, समझ में आई बात। यानी कि ये जो है हमारे दो टर्म, उन दोनों को मैंने माइनस दे दिया। क्यों ऐसा किया, माइनस log tan C1, concentration of C1 means what, concentration of C1 means concentration of H plus, यानी कि log tan H plus pH का फॉर्मूला है, वो डिराइव करने के लिए मैंने ऐसा किया है। C2 किसका फॉर्मूला है, H plus, concentration of cathode, क्लियर, तो वो pH का फॉर्मूला है। तो मैं इसको पहले H प्लस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, यही का यही है, लेकिन सिर्फ H वाले फॉर्म में मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूं। याद रखिएगा खास क्या है, यानी कि एनोड और कैथोड। अब इस स्टेप को हम थोड़ा आगे लिखते हैं। 0.059 ब्रैकेट को मैं फिलहाल अलग ही रख रहा हूं, तो आपको पता चल रहा है। अब मैं जो ये कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि ये जो है C1 आपको पता है किसकी है, एनोड की, ये जो किसकी है, कैथोड की, तो उसकी जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जो है वो मैं लिख देता हूं, माइनस log 10 concentration of H plus, रेडी, concentration of H plus, यानी कि एक टर्म हमारा, ये पूरा टर्म हमारा एक ये हो गया, माइनस, समझ में अच्छी तरीके से, माइनस दूसरा टर्म भी लिख देता हूं मैं, जैसे ये टर्म बना वैसे ही यही टर्म है। अब उसको थोड़ा ब्रैकेट में दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस की साइन है, इसलिए log 10 the concentration of H plus आयन। लेकिन इन दोनों को मैं थोड़ा अलग कर देता हूं, तो आपको पता चल जाए कि भाई ये जो H प्लस आयन है वो एनोड के लिए है, ये जो है वो कैथोड के लिए, क्लियर। यहाँ पे दोनों मैंने मेंशन किया हुआ है। और नीचे एक मैं मैथमेटिकल चेंज कर रहा हूं, थोड़ा समझना। वो मैथमेटिकल चेंज क्या है, ये जो है P1, उसको मैं अगर ऊपर लेता हूं तो हो जाएगा P1 इनवर्स। मैथ्स वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बायो वाले ध्यान दीजिएगा खास। P1 जैसे ही ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी पावर में माइनस हो जाएगा, वो पावर लॉग है इसलिए क्या आ जाएगा आगे, तो माइनस आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये जो साइन जो माइनस की थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, प्लस में। समझ में अच्छी तरीके से। और ये P1 P2 क्या हो गए, उल्टे हो गए, और हमारा जो टर्म था वो आखिर में ये निकल के आ गया 1/2 log 10 P1 by P2। डन, सिंपल, समझ में अच्छी तरीके से क्या किया हुआ है, रेडी। P1 by P2, यहाँ पे ये जो हमारा मेन ब्रैकेट था वो मैंने क्लोज कर दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, अलग क्यों किया, क्योंकि ये देखिए ये pH का फॉर्मूला है, ये भी pH का फॉर्मूला है। यहाँ पे तो हम P1 P2 को वैल्यू जो हमारे पास है वही रखने वाले हैं, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बताई गई होगी, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये जो हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा 0.059 इन ब्रैकेट माइनस pH 10H प्लस क्या हो जाएगा, pH फॉर एनोड माइनस pH फॉर कैथोड, क्लियर ना, ये कैथोड हो जाएगा, प्लस 1/2 log 10 P1 by P2, रेडी। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया बाहर, रेडी। यहाँ पे जो ये P1 है उसको मैं मेंशन कर देता हूँ, ये P1 है वो एनोड के लिए है और P2 है वो कैथोड के लिए है, क्लियर। दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके लिए है वो मैंने आपको बता दिए है। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के बाहर आया केस 5 के लिए, जब हमें प्रेशर की बात बताई गई हो तब, रेडी। तो याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से गिनना हो तो आप ये फॉर्मूला सीधा इंप्लीमेंट कर सकते हो, रेडी। इसका सम भी मैंने अगले लेक्चर के अंदर लिया हुआ ही है। तो यहाँ पे हमने 5 टोटल 5 to 5 के सम यहाँ पे खत्म कर दिए। एक बात ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर के अंदर पूरे 11 से लेके 21 लेक्चर तक, यानी कि जब से हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म करके गैल्वेनिक सेल चालू किया है, वहां से लेके यहाँ तक हमने जितने भी केसेस पढ़े हैं उस सारी चीज को अच्छे तरीके से रिकैप कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे टॉपिक के सम्स यानी कि न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा, खुद से नोट्स बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।